नमस्कार, आप देख रहे हैं दिन भर बिहार। मैं हूं आपके साथ मधु। आइए जानते हैं दिन भर बिहार में आज क्या क्या हुआ। नजर डालेंगे सबसे पहले सुर्खियों पर। बांकीपुर में एनडीए का शक्ति प्रदर्शन, सम्राट चौधरी ने भरी जीत की हुंकार। बांकीपुर में नामांकन के साथ तेज हुआ चुनावी रन, बीजेपी और आरजेडी ने झोंकी पूरी ताकत। बांकीपुर में एनडीए की लड़ाई सिर्फ आरजेडी से, प्रशांत किशोर पर बरसे मंत्री अशोक चौधरी। पटना में सुधाकर सिंह का बड़ा बयान, बांकीपुर में बीजेपी की हार को बताया तय। नालंदा पहुंचे पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश, पंचायत चुनाव और बांकीपुर पर दिया बड़ा बयान। आय से अधिक संपत्ति केस में बड़ा खुलासा, शराब माफिया कनेक्शन खंगाल रही ईओयू। भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में न्यायिक जांच तेज, परिजन का आमरण अनशन शुरू। राजधानी पटना के वीआईपी इलाके में मिला शव, हॉटिंग रोड पर मची सनसनी। गया में भीषण सड़क हादसा, ट्रक के टक्कर के बाद कार बनी आग का गोला, 2 लोगों की गई जान। बिहार में बारिश का रेड अलर्ट जारी, 12 जुलाई तक भारी से बहुत भारी वर्षा होने की चेतावनी। अब खबरें जानेंगे विस्तार से। पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है और बीजेपी उम्मीदवार अभिषेक कुमार बंटी के नामांकन के बाद आयोजित एनडीए की सभा में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिना नाम लिए प्रशांत किशोर पर बड़ा निशाना साधते हुए मतदाताओं से चुनाव के समय सामने आने वाले बहरूपियों से सावधान रहने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि एनडीए की लड़ाई विकास और कार्यकर्ताओं के सम्मान की है तथा बांकीपुर में भी जीत सुनिश्चित है। उन्होंने राज्य सरकार के फैसलों का जिक्र करते हुए 1 करोड़ नए राशन कार्ड जारी करने, किसानों को 12 घंटे निर्बाध बिजली देने, 15 जुलाई से हेली टूरिज्म योजना शुरू करने और 4 नए आरआरटीएस कॉरिडोर की डीपीआर को मंजूरी जैसे कदमों को सरकार की विकास प्रतिबद्धता का प्रमाण बताया। पटना की हाई प्रोफाइल बांकीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर चुनावी मुकाबला तेज हो गया है। गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अभिषेक कुमार और राष्ट्रीय जनता दल की प्रत्याशी रेखा गुप्ता ने अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन के दौरान दोनों दलों ने शक्ति प्रदर्शन किया और अपने अपने नेताओं व कार्यकर्ताओं के साथ निर्वाचन कार्यालय पहुंचे। नामांकन के बाद बीजेपी उम्मीदवार अभिषेक कुमार ने जनसंपर्क अभियान शुरू करते हुए विकास और संगठन की ताकत के दम पर जीत का भरोसा जताया। वहीं आरजेडी प्रत्याशी रेखा गुप्ता ने महागठबंधन की जीत का दावा करते हुए कहा कि इस बार बांकीपुर में 40 वर्षों का रिकॉर्ड टूटेगा और जनता बदलाव का इतिहास लिखेगी। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर बिहार की सियासत गर्मा गई है और 30 जुलाई को होने वाले मतदान से पहले नेताओं के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई है। गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने एनडीए की जीत का दावा करते हुए उपचुनाव में उनकी पार्टी की सीधी लड़ाई सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल से है। प्रशांत किशोर के चुनाव मैदान में उतरने के सवालों पर उन्होंने कहा कि उनकी एनडीए से कोई मुकाबला नहीं है और वे केवल वोट काटने के उद्देश्य से चुनाव लड़ रहे हैं। अशोक चौधरी ने दावा किया कि उपचुनाव में भी वही परिणाम देखने को मिलेगा जो विधानसभा चुनाव में देखने को मिला था। पटना में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजद सांसद सुधाकर सिंह ने बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर बड़ा दावा करते हुए कहा कि इस सीट पर महागठबंधन के उम्मीदवार की जीत और बीजेपी की हार तय है। उन्होंने कहा कि चुनाव में सीधा मुकाबला सिर्फ बीजेपी और आरजेडी के बीच है, जबकि बाकी सभी उम्मीदवार केवल वोट काटने के लिए मैदान में आए हैं। प्रशांत किशोर पर निशाना साधते हुए सुधाकर सिंह ने कहा कि वे पहले बिहार में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनाने की बातें करते थे, लेकिन उनके एक भी उम्मीदवार विधानसभा नहीं पहुंच सके, इसलिए सिर्फ बातें करते हैं। लालू प्रसाद यादव की सुरक्षा हटाने और फिर बहाल करने के मुद्दों पर भी उन्होंने बीजेपी पर दोहरी मानसिकता से काम करने का आरोप लगाया। बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश 2 दिवसीय दौरे पर नालंदा पहुंचे, जहां उन्होंने विभिन्न पंचायतों का दौरा कर विकास योजनाओं का और मुखियाओं के कार्यों की समीक्षा करते हुए पंचायत प्रतिनिधियों और ग्रामीणों से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार पंचायतों को और अधिक सशक्त बनाने के लिए लगातार काम कर रही है।
बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर मंत्री ने दावा किया कि केंद्र और बिहार की एनडीए सरकार के विकास कार्यों के आधार पर जनता एक बार फिर एनडीए प्रत्याशी को समर्थन देगी और उपचुनाव में उनकी जीत तय है। वहीं पंचायत चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि चुनाव निर्धारित समय पर ही होंगे और सरकार सभी पंचायत प्रतिनिधियों के साथ समन्वय बनाकर काम कर रही है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में घिरे सिवान के उत्पाद निरीक्षक अंकेश कुमार गोंड की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। आर्थिक अपराध इकाई ने जांच का दायरा बढ़ाते हुए उनकी चल अचल संपत्ति के साथ बैंक खातों, निवेश, जमीन की खरीद बिक्री, वित्तीय लोन और संभावित शराब माफिया कनेक्शन को भी गहन पड़ताल की है। प्रारंभिक जांच में करीब 2,36,00,000 रुपए की ऐसी संपत्ति के साक्ष्य मिले जो उनकी ज्ञात आय से लगभग 201% ज्यादा है। इसी मामले में दर्ज प्राथमिकी के बाद मुंगेर, सिवान और पटना समेत 5 ठिकानों पर छापेमारी कर बैंक रिकॉर्ड, संपत्ति से जुड़े दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य जब्त किए गए हैं। अब ईओयू इन दस्तावेजों और वित्तीय रिकॉर्ड का विश्लेषण कर यह पता लगाने में जुटी है कि इस संपत्ति का वास्तविक स्रोत क्या है और क्या इसके पीछे किसी बड़े नेटवर्क या अवैध शराब कारोबार से जुड़े लोगों की कोई भूमिका है। भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में न्यायिक जांच ने रफ्तार पकड़ ली है। वहीं दूसरी ओर मृतक की मां आशा देवी ने दोषी पुलिस कर्मियों की गिरफ्तारी और कार्रवाई की मांग को लेकर आमरण अनशन शुरू करने का फैसला लिया है। परिजनों का कहना है कि जब तक जिम्मेदार पुलिस कर्मियों को सजा नहीं मिलेगी तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। इस बीच न्यायिक जांच आयोग के अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायाधीश विनोद कुमार सिन्हा ने बताया कि आरा में आयोग का कार्यालय स्थापित कर जांच प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और गवाहों को समन भेजने की कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है। उन्होंने कहा कि घटना की पूरी पृष्ठभूमि, पुलिस कार्रवाई और संबंधित अधिकारियों की भूमिका की गहन जांच की जाएगी। पटना के वीआईपी इलाके हॉर्डिंग रोड पर गुरुवार को एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई और सूचना मिलते ही सचिवालय, थाना पुलिस तथा एसडीपीओ अनु मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पहचान कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जबकि घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने के लिए एफएसएल टीम को भी बुलाया गया। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को फुटेज खंगाली जा रही है और स्थानीय लोगों से पूछताछ कर घटना की हर पहलू से जांच की जा रही है। पुलिस के अनुसार मृतक की उम्र करीब 40 से 45 वर्ष प्रतीत हो रही है। हालांकि उनकी पहचान और मौत के कारणों का खुलासा अभी नहीं हो पाया है। खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगा। फिलहाल पुलिस सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की गहन जांच में जुटी हुई है। गया जिले के बोधगया थाना क्षेत्र में डोभी पटना 4 लेन पर देर रात हुई भीषण सड़क हादसे ने हर किसी को झकझोर के रख दिया। जहां ट्रक और कार की आमने सामने की जोरदार टक्कर के बाद कार आग का गोला बन गई और उसमें 2 सवार लोगों की मृत्यु हो गई, जबकि चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस और अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाकर घायल चालक को अस्पताल भेजा गया, जहां उसका इलाज जारी है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार मृतक और घायल सभी झारखंड के रहने वाले बताए जा रहे हैं तथा पुलिस घटनास्थल से मिले दस्तावेजों के आधार पर मृतकों की पहचान और उनके परिजनों से संपर्क करने में जुटी हुई है। हादसे के बाद ट्रक चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश अभी की जा रही है। बिहार में मानसून पूरी तरह सक्रिय हो गया है और मौसम विभाग ने 12 जुलाई तक राज्य के कई जिलों के लिए भारी से बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर और दक्षिण बिहार के अनेक इलाकों में तेज बारिश के साथ आंधी, वज्रपात और तेज हवाएं चलने की संभावना है, जबकि गुरुवार को भी दिन भर बादल छाए रहने और दोपहर से शाम के बीच गरज चमक के साथ बारिश होने का अनुमान है। लगातार हो रही बारिश के कारण उत्तर बिहार की नदियों के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे बाढ़ जैसे हालात बनने की आशंका जताई जा रही है। वहीं शहरी क्षेत्रों में जलजमाव और ग्रामीण इलाकों में फसलों को नुकसान पहुंचने का भी खतरा बढ़ा हुआ है।